आज हम करेंगे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, जिसमें पहला टॉपिक रहेगा कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस और दूसरा रहेगा कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो कन्वेक्स सरफेस को हम कब स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलेंगे? जब आपका जो कन्वेक्स शेप होगी आपकी, ये वाली कन्वेक्स शेप, ये आपकी रेयरर मीडियम की तरफ रहेगी। और जब आपकी कनकेव वाली शेप रेयरर मीडियम की तरफ रहेगी तो हम उसको कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहेंगे। तो आप ध्यान से देखो, ये कनकेव शेप है, इसकी जो शेप है ये रेयरर की तरफ है, यहाँ पे जो कन्वेक्स शेप है ये आपकी रेयरर की तरफ है। तो इसकी वजह से इनके नाम कन्वेक्स और कनकेव पड़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन करेंगे, ये भी आपको आनी चाहिए। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हमने पहले भी किए हैं कि सारे डिस्टेंस पोल से मेजर होने चाहिए। लेफ्ट साइड के जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव लेने हैं, राइट साइड के आपने पोल से पॉजिटिव लेने हैं, और उसके अलावा अपवर्ड आपके पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। इसके बाद हमारे पास एक नई टर्म इसके अंदर आएगी, अजम्पशंस। अजम्पशंस होती हैं कि आपने जो ऑब्जेक्ट लेना है वो आपका पॉइंट साइज होगा, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट आप लोगे वो बिल्कुल छोटा होना चाहिए, पॉइंट साइज होना चाहिए। पहली अजम्पशन ये रहती है हमारी स्फेरिकल सरफेसेस में। दूसरी रहती है कि अपर्चर जो आपने लेना है वो बहुत स्मॉल लेना है, छोटा सा अपर्चर लेना है। जैसे अगर आपके पास मिरर है तो बहुत छोटा मिरर आपने लेना है। और तीसरा इसके अंदर रहते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है आई या आपके अल्फा बीटा गामा भी इसमें आएंगे, वो आपने वेरी स्मॉल लेने हैं, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना, आई और आर भी स्मॉल लेना है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन आएगा, और आपके अल्फा बीटा गामा करके भी 3 एंगल आएंगे, वो भी आपकी बहुत स्मॉल होने चाहिए, ठीक है। इसमें हम जो सबसे पहला टॉपिक करेंगे वो हमारा रहेगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट अ कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे से करना है। इसमें हम सबसे पहला ही काम करेंगे रियल इमेज के ऊपर। आपने जो इमेज फॉर्मेशन करनी है वो आपकी रियल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक रेयर और डेंसर मीडियम लेते हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 एंड μ2, और जो आपने कन्वेक्स, जिसके बीच में आपने क्या किया है, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस को प्लेस किया हुआ है। जैसा कि आपने अज्यूम किया है कि कन्वेक्स वाली साइड आपकी रेयर होनी चाहिए, ठीक है। अब ये कहता है अ रे ऑफ लाइट पॉइंट ऑब्जेक्ट विल पास स्ट्रेट थ्रू पोल पी, ठीक है। जब भी आपकी लाइट जो है वो पोल से पास करेगी किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट की, तो पोल के थ्रू वो स्ट्रेट निकल जाएगी, उसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी। जैसा कि आप डायग्राम में भी देखोगे, मैं आपको डायग्राम भी एक्सप्लेन करूंगा। अ रे इंसिडेंट एट पॉइंट ए विल रिफ्लेक्ट एंड मीट एट पॉइंट आई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास रेयरर मीडियम में, जैसे मैंने कहा कि आपका कैसा होना चाहिए, ये आपका स्फेरिकल होना चाहिए टुवर्ड्स रेयरर, तो ये रेयरर रहेगा तुम्हारा, ठीक है। और ये वाला जो अंदर वाला मीडियम रहेगा इसको हम डेंसर बोलेंगे। इस वाले को मैंने μ1 माना हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, और इसको हमने μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना है। अब इसमें डायग्राम कैसे बनेगा ये आपने ध्यान से समझना है। जैसे मैं यहाँ से पॉइंट ऑब्जेक्ट ये हुआ, ठीक है, जैसा कि हमने अजम्पशन की है, हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रे इंसिडेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जहाँ पे रे इंसिडेंट हुई है, अब हमारा सबसे पहला काम है कि हमने इसके थ्रू नॉर्मल निकालना है, ठीक है। तो नॉर्मल कहाँ से आएगा? नॉर्मल आता है आपका जो उसका ऑप्टिकल सेंटर रहता है, ठीक है, सी, जिसके मतलब जैसे मैंने आपको कहा था कि सर्कल होगा, एक सर्कल है, तो सर्कल का क्या रहता है, ये सेंटर रहता है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको कट किया हुआ है, ये वाला हिस्सा, तो जो आपकी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये और ये नीचे वाला, ठीक है। तो सी आपका ये ऑप्टिकल सेंटर आ गया। अब आपने याद रखना, जो सर्कल होता है, सर्कल से जो भी रे आप सेंटर से जो भी रे सर्कल के ऊपर डालते हो, वो हमेशा ही उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जो मर्जी रे ले लो आप, कोई भी रे लोगे हमेशा ही 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, कहीं से भी आप ड्रॉ करोगे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो नॉर्मल आपका वही होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो आपने जब इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना है इस पॉइंट पे, तो आपको यहाँ से अब समझ आ रहा होगा कि आपका जो नॉर्मल बनेगा वो कहाँ से बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर से। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से मैं रे ले रहा हूँ ये वाली, ये आपकी नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेगी, ये आपने बड़े अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो ये आपकी रे क्या है, ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सेंटर से जो भी रे सर्कल के ऊपर गिरती है वो हमेशा नॉर्मल रहती है, 90 डिग्री बनाती है। तो मैंने नॉर्मल, सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि नॉर्मल फाइंड आउट करना है कि सी कहाँ बन रहा है उसका।
तो अगर ऐसे स्फेरिकल सरफेस है तो नेचुरल सी बात है इसका सेंटर इस तरफ होगा। अगर आपका सरफेस ऐसे होता तो नेचुरल सी बात थी आपका सेंटर इस तरफ आना था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने अच्छे से समझ लेनी है इसके अंदर। और अब ये जो नॉर्मल आपका इंसिडेंट एंगल के साथ एंगल बनाता है उसको बोलते हैं हम आई। ठीक है, और जो नॉर्मल आपका, अब क्योंकि आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट जा रही है, तो जैसा मैंने आपको कहा है कि लाइट किस तरफ जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल, तो इसकी तरफ को बेंड होगी। तो जानी तो ऐसे चाहिए थी, अगर ग्लास ना होता तो ऐसे जाती, लेकिन क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रही है और डेंसर मीडियम में हम जा रहे हैं तो ये वाला पाथ ना लेके थोड़ा सा वो बेंड हो जाएगी और बेंड होके वो यहाँ जाके मिल जाएगी। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आई। ठीक है, अब आपने एक चीज़ और इसमें याद रखनी, ये तो बन गया एंगल आर, ये। ठीक है, क्योंकि रे आपकी थोड़ी सी टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर गई, ये नॉर्मल है, इसकी तरफ को बेंड कर जाती है लाइट। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट है ये हमेशा एंगल अल्फा बनाएगा, जो इमेज है ये एंगल हमेशा ही बीटा बनेगी, और जो सी है वो हमेशा ही गामा बनाएगा। तो ये भी आपने हमेशा इसमें याद रखना, ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा, इमेज के साथ बीटा, और आपका सी के साथ गामा एंगल इसमें बनता है। ठीक है, ये आपका पोल है, पोल के थ्रू जो लाइट जाती है वो बेंड नहीं होती है, वो स्ट्रेट वे निकल जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि पोल के थ्रू जो लाइट होती है, क्योंकि ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट करती है और सी से पास कर रही है, तो जो रे नॉर्मली जाती है वो हमेशा ही स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। ठीक है, वो आपकी कभी बेंड नहीं होगी। तो सी से पास कर रही है, दैट मीन्स नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि सी से जो भी लाइट आती है वो कैसी है, वो 90 डिग्री बनाएगी। यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी 90 डिग्री, जैसा कि मैंने आपको यहाँ समझाया है। ठीक है, तो ये रे आपकी स्ट्रेट वे निकल जाएगी। तो ये तो डायग्राम है, ये आपने बुक से इसको अच्छे से बनाना है, मैं आपको बुक से इसको भेज दूंगा। उसके बाद अब इसमें हमने क्या समझना है, इसमें हमने देखना है कि जो आपके अल्फा बीटा गामा आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, एज एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल्स। एक आपने कंसेप्ट और पढ़ा होगा ट्राइंगल के लॉ में, कि जैसे मान लो ये ट्राइंगल आपकी बनती है, तो ट्राइंगल में मान लो ये वाला आपका एक्सटर्नल एंगल ट्राइंगल से बाहर है। ठीक है, तो ये इसके और इसके सम के बराबर होता है। ये हमने मैथ्स में पहले पढ़ा हुआ है, थोड़ा रिमाइंड मैं आपको करवा रहा हूँ। तो बाहर वाला एंगल इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बुक में जैसे डायग्राम दिया गया आपके पास, हमने ट्राइंगल लेनी है IAC। ठीक है, अब आपने याद रखना कि जो आपकी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल आपने चूज करनी है इसमें। ठीक है, दो ट्राइंगल कौन सी चूज करनी है, एक करनी है आपने I और C के बीच में, और दूसरी करनी है O और C के बीच में। इसको भी ऐसे ही याद रखेंगे, एक ट्राइंगल इमेज के साथ C की और दूसरी ट्राइंगल आपने ऑब्जेक्ट के साथ C की। ठीक है, तो पहली ट्राइंगल ले ली IAC। अब इसमें ध्यान दो, बीटा एंगल अंदर है, आर एंगल अंदर है, और इसके बाहर कौन सा है, गामा। ठीक है, तो गामा एंगल किसके बराबर आएगा, एक्सटर्नल एंगल है ना, बाहर है, तो ये हो गया आर प्लस बीटा के बराबर। ये सबसे पहला स्टेप है इसमें समझने वाला। IAC ट्राइंगल में ये ट्राइंगल अंदर अंदर बन रही है, तो गामा बाहर की तरफ है, तो गामा हो जाएगा आपका आर प्लस बीटा। तो यहाँ से आर निकालो, कितना आएगा, गामा माइनस बीटा। तो पहला काम हो गया। ठीक है, सबसे पहला काम ये रहा, आर आपने निकालना है। दूसरी बात, अब आई निकालना है, तो हम ट्राइंगल लेंगे OAC। ठीक है, अब ध्यान दो, OAC, इसमें बाहर वाला एंगल कौन सा है, आई, बाहर जा रहा है जो। आई किसके बराबर है, अंदर कौन सा एंगल है, उसके अपोजिट, अल्फा एंड गामा। तो आई किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस गामा। वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ यूज़ की अब, कि एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो आई हुआ अल्फा प्लस गामा के बराबर। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई। अब तीसरा जो लॉ आपने समझना है वो भी आपने बड़े अच्छे से क्लियर करना अपने दिमाग में। स्नेल्स लॉ कैसे यूज़ करें, जो इजी वे है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो सबसे इजी वे ये है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको उसके एंगल से मल्टीप्लाई करना है आई के साथ। तो μ1 साइन आई, और ये क्या है μ2, और ये क्या है एंगल साइन आर। ठीक है, तो μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। जो जिस मीडियम में एंगल बन रहा है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका सिंपल स्नेल्स लॉ इसमें यूज हो जाता है। तो यहाँ किया हमने μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। जब एंगल्स बहुत स्मॉल हो, जो हमने एजम्पशन में पढ़ा, तो साइन हट जाते हैं, हमारे पास रह जाएगा μ1 आई और दूसरा रहेगा μ2 आर। फिर आपने μ1 जो आर की वैल्यू और आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, अल्फा प्लस गामा, गामा माइनस बीटा। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक आपने 10th क्लास में या 9th क्लास में रिलेशन पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस।
तो जब आपका एंगल बहुत स्मॉल हो तो हम ये वाली रिलेशन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन जब यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा जो एंगल है, अल्फ़ा एंगल यहाँ देखेंगे, अल्फ़ा एंगल ये कंस्ट्रक्शन हमने की हुई है ए एम। अल्फ़ा एंगल जो साइन जो आपका टेंजेंट वाला फॉर्मूला है, अब आपने इसको अल्फ़ा ना सोच के टेंजेंट अल्फ़ा सोचना है। तो टेंजेंट अल्फ़ा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए एम, और बेस क्या है, ओ एम। तो यही हमने सबसे पहला स्टेप किया, ए एम अपॉन एम ओ या ओ एम, ठीक है। प्लस अब हमारे पास क्या है, गामा। तो गामा एंगल देखो कहाँ है, गामा एंगल ये बना, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर क्या आएगा, टेंजेंट गामा, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। टेंजेंट गामा हो गया परपेंडिकुलर ए एम अपॉन एम सी, ठीक है। ये डिस्टेंस इसका परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस क्या है गामा का, एम सी, सी तक लेना है। तो ये आ जाएगा ए एम अपॉन एम सी, ठीक है। उसके बाद फिर गामा आएगा तो ए एम अपॉन एम सी आ गया, माइनस अब बीटा आपने चेक करना है। तो डायग्राम में फिर बीटा देखो कहाँ बन रहा है, बीटा ये बन रहा है। तो ट्राइंगल ये लेनी है, ए एम परपेंडिकुलर सबके लिए ए एम ही है, ये ध्यान में रखना आप लोगों ने। तो ए एम अपॉन इसका आई तक डिस्टेंस क्या हो गया, एम आई। तो ये हमने यहाँ कर दिया ए एम अपॉन एम आई। अब फिर ये कहता है कि जो हमने डायग्राम बनाया, क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा लेना है, ये तो बहुत बड़ा दिखाया ना, इतना बड़ा नहीं लेना है, बहुत छोटा सा अपर्चर, इतना छोटा सा अपर्चर होता है। जैसे अगर हम पेन की नीब ले लें तो इतना सा होना चाहिए। तो ये कहता है कि छोटे से छोटा अपर्चर लेने की कोशिश की गई है। तो ऐसे केस में एम और पी आपके बिल्कुल कोइंसाइड करेंगे, ऐसा लगेगा कि दोनों एक ही पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, एम को रिप्लेस कर देंगे पी से। तो जहाँ जहाँ आपके पास एम है वहाँ मैं क्या लिख दूंगा, पी लिख दूंगा। एम की जगह पी ओ, एम की जगह पी, फिर सी, सारी जगह ए एम है तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, यहाँ पे 1 1 रह जाएंगे सब जगह पे। अगेन 1 बाय पी सी माइनस एम की जगह पी आई, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें सब में पी आ रहा है, दैट मीन्स ऑल द डिस्टेंसेज आर फ्रॉम पोल, ठीक है। सभी डिस्टेंस पोल्स है, तो चेंज करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमने कुछ भी चेंज नहीं करना है। हमने इसको मल्टीप्लाई किया म्यू1 म्यू2 को, फिर म्यू1 वाली जो आपकी पी सी दोनों दो टर्म पी सी में आएंगी, उनको एक साइड कर देना है, बाकी टर्म को लेफ्ट साइड में कर देना है। तो हमारे पास रह जाएगा म्यू1 अपॉन पी ओ प्लस म्यू2 अपॉन पी आई इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन पी सी माइनस म्यू1 अपॉन पी सी। फिर हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में आप ध्यान दो, सिर्फ पी ओ आपका लेफ्ट में है, पी ओ ऑब्जेक्ट लाइज ऑलवेज टू द लेफ्ट साइड। जो मैंने आपको शुरू में कहा है कि आपने एज्यूम करना है ऑब्जेक्ट हमेशा ही लेफ्ट साइड में। तो यू इज ऑलवेज नेगेटिव, तो यू तो नेगेटिव आ गया। इमेज कहाँ बन रही है आपकी, यहाँ पे। तो पी आई जिसको हम वी डिस्टेंस कहते हैं, हमेशा वी ही लेना है इमेज के डिस्टेंस को। तो वी क्योंकि पोल से राइट साइड में है तो प्लस लेंगे। अगेन सी भी आपका पोल से राइट साइड में है तो आर भी आपका प्लस आएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पी ओ माइनस यू, पी आई प्लस वी एंड पी सी प्लस आर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपने अच्छे से करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।